हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप, साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। कोरोना ने लगातार हाहाकार मचाई हुई है और प्रदेश में अब कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो कि इस संक्रमण से अछूता ना रहा हो। रेवाड़ी भी संक्रमण से ग्रसित हो चुका है। इसी के साथ अगर संपूर्ण देश की बात की जाए तो 59,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह भी है कि 17,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर प्रदेश के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 647 से ज्यादा केस हो चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा अब 100 के पार है, तो वहीं सोनीपत और फरीदाबाद में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो हरियाणा की रिकवरी रेट सिर्फ 43% रह गई है, जबकि सिर्फ 8 दिनों में मरीज दोगुने होने लगे हैं, जो चिंताजनक है। और पिछले 24 घंटे में जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुख्य वजह है कि इस कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्योंकि अगर तस्वीरों को देखें तो लॉकडाउन में जिस तरह से छूट दी जा रही है, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जा रही हैं, लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है कि उनकी दुकान ऑड में आती है या फिर इवन में आती है। कई हमारे पास तस्वीरें ऐसी भी आई जो हमने दिखाई, और यहाँ पर लोग अगर दुकान खोलते हैं, अगर हमारे रिपोर्टर उनसे बात करने जाते हैं तो वो बात तक नहीं करते हैं, मास्क उन्होंने नहीं लगाया होता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी भी कमी है। हालांकि सारा दिन टीवी चैनल्स पर सरकार और डॉक्टर्स लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज वत्स पूर्व निदेशक है स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के। डॉक्टर पंकज वत्स जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। पंकज वत्स जी, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और सबसे बुरी खबर आज सबसे पहले यही है कि कोई भी अब जिला ऐसा नहीं है हरियाणा में जो कि ग्रीन जोन रहा हो। अब सभी जिलों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर आपने पूरे भारत का दृश्य भी बता दिया, और अब अपन हरियाणा का देखते हैं कि हरियाणा में जो है वो अब करीबन जो है जो अपने केसेस आ रहे हैं 600 के आसपास केसेस हो गए हैं। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं 650 के करीब केसेस हो गए हैं। लेकिन कौन से 4 जिले सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं? आप देखिए, गुड़गांव में 126, सोनीपत में 86, फरीदाबाद में 88 और उसके बाद झज्जर में 74। यानी दिल्ली से लगा हुआ जो एरिया है वही ज़्यादा संक्रमित एरिया नज़र आ रहा है। आप उसके बाद देखेंगे ये दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 6,318 आंकड़ा, यानी हमारे से एरिया है और कंसंट्रेटेड इन्फेक्टेड एरिया है और उसके चारों तरफ हम लग रहे हैं। उसको देखते हुए अगर आप देखें तो हरियाणा की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कंटेन किया है। आधे से ज्यादा केसेस जो है हरियाणा के वो लगभग इन 4 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, आधे से ज्यादा। और अब क्या है कि जो मूवमेंट यहाँ से बढ़ रहे हैं तो फिर ये बढ़ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे सोनीपत के आगे पानीपत है, तो इधर आप पंचकुला के साइड में बढ़े थे, तो अब ये बढ़ता जहाँ जहाँ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लोग आवागमन शुरू हो रहा है, वहीं पर ये केसेस बढ़ रहे हैं। और दोनों डिस्ट्रिक्ट के जहाँ अभी तक कोई केस नहीं वहां भी आया, और उनका भी कॉन्टेक्ट जो है, रिलेशनशिप जो है वो दिल्ली के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं पहले तबलीगी लोग लेकर आए थे, फिर उसके बाद सब्जी मंडी से ये संक्रमण आया, और उसके बाद आपके जो पुलिसकर्मी या स्वास्थ्य कर्मी जो यहाँ से इधर से इधर जो ट्रैवल कर रहे थे उसके कारण स्थिति आई। बिल्कुल। उसके बावजूद भी 7 लगते हुए पंजाब में 1756, राजस्थान में 3636, उसके आंकड़ों को देखते हुए हरियाणा में काफी स्थिति जो है वो बची हुई है। पूरे देश में भी
करीबन 14-14.5 लाख टेस्ट हुए हैं, जिनमें से करीबन 60,000 के करीब हुए हैं। यानी केवल 4% जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो केवल 4 लोग उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये 100 लोग वो हैं जिनके हम संक्रमण को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग संक्रमित होंगे। तो 4% का है, डेथ का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अभी इतनी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो नाजुक है। बिल्कुल, आने वाला वक्त नाजुक है और लोगों को ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, एमडी हैं आयुर्वेदा के। बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका। जी 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 परमेश्वर अरोड़ा जी, जिस तरह से रिकवरी रेट लगातार गिरती जा रही है, सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है, आखिरकार मुख्य वजह क्या है? क्योंकि एक मुख्य वजह तो सामने यही आ रही है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लॉकडाउन में अगर थोड़ी सी छूट दी जा रही है तो उसको वो संपूर्ण छूट मान करके चल रहे हैं। और मुख्य वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए, मुख्य वजह तो ये है कि अपने पास मतलब एक तरह से सुविधा है और सुविधा का प्रयोग नहीं किया जा रहा। आज हमारे पास आयुर्वेद के रूप में एक इतना बड़ा माध्यम है जो इस समय पूरे देश में हर जन को उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी पश्चिमी देशों की तरफ देखना छोड़ना चाहिए कि वो कोई हमें दवा बना करके देंगे, वैक्सीन बनाकर देंगे, तब हम एक्टिवेट होंगे। हमारे आयुर्वेद में प्रूवन मेडिसिन है जो हर तरह के वायरस को मारने में सक्षम है। पता नहीं किस लिए ये हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट जो है सरकार का, ये बात को नहीं रख पा रहा है ठीक से। एंड आज हर व्यक्ति को जो है हमें ये टेस्टिंग भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। टेस्टिंग का देखिए क्या होता है कि आज हमारी टेस्टिंग होती है, नेगेटिव आती है तो लाइफ लॉन्ग के लिए थोड़ी नेगेटिव हो गई, कल को फिर हम पॉजिटिव हो सकते हैं, परसों फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। तो रोज के लेवल पे जो है टेस्टिंग, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की रोज टेस्टिंग हो रही है, ऐसे इंडिया में हमारे तो इतने अधिक नेता हैं, हम केवल नेता और अभिनेता की टेस्टिंग रोज नहीं कर सकते। इतना डेंसली पॉपुलेटेड हमारा देश है, यहाँ पे टेस्टिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है कि आप लोगों को घर घर जाकर के ये अवेयर करें कि रोज उनको दिन में 2 बार लौंग चूसनी है, काली मिर्च चूसनी है, अजवाइन चूसनी है, काढ़ा जो है वो सुबह शाम पीना है। तो ये सब चीजें हमारे पास है। और अगर आपको पहले दिन लक्षण आता है तो त्रिभुवन कीर्ति रस का सेवन करना है, संजीवनी वटी का सेवन करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास एक जो है प्रूवन हमारा एक विज्ञान है। अब इस समय हम आयुर्वेद में कौन सी रिसर्च शुरू कर रहे हैं? जब रिसर्च की हुई मेडिसिन पहले से उपलब्ध है, उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। मुझे तो लगता है कि अभी हमारा जो नेचर पिछलग्गू का है वो पूरी तरह से इस समय मैं देख पा रहा हूँ। सरकार पूरी तरह से अंग्रेजी डॉक्टरों के पिछलग्गू बन गई है। उन्हें मतलब आयुर्वेद पे, अपनी संस्कृति पे, अपने वैदिक कल्चर पे कोई जो ये महामारी है, ये आयुर्वेद के लिए नई चीज नहीं है। हमारे आयुर्वेद में आज से हजारों लाखों साल पहले जनपदों ध्वंस। हाँ, क्या आयुर्वेदा डिपार्टमेंट भी कोरोना की वैक्सीन के लिए कुछ काम कर रहा है? क्योंकि ये जो आपने उपाय बताए कि लौंग चूसना है या फिर आंवला का जूस पीना है, ये उपाय तो वो है जो कि कोरोना महामारी से हमें बचाते हैं, लेकिन कोरोना को नष्ट करने के लिए क्या किसी वैक्सीन पर आयुर्वेदा भी काम कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले ये गलतफहमी आपको निकालनी है कि ये जो है केवल बचाव के साधन है। काली मिर्च किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, सौंठ किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती, पिपली किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती। ये सब वायरस को मारने की चीजें हैं। ये आपका वायरस जो है इतना कमजोर है कि अगर अनफॉर्चुनेटली इसके ड्रॉपलेट आपके मुंह में पहुंचते हैं और आप उसी दिन काली मिर्च चूसते हैं, लौंग चूसते हैं, अजवाइन चूसते हैं, तो काफी कुछ संभावना है कि ये मुंह में इतना कमजोर होता है कि वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सब एंटी वायरल है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें नहीं है। और साथ में हल्दी है, दारू हरिद्रा है, ये सब चीजें एंटी वायरल हैं। और जो मैंने दवा का नाम लिया है त्रिभुवन कीर्ति रस, ये दवा है। जो पहले तो आयुष मंत्रालय को ये क्लियर करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान से कि ये हम केवल इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एंटी वायरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन हैं, ये किसी भी तरह के वायरस को मारने में सक्षम है। यानी कि पूरी दुनिया इतनी जन को जो है खिलाना चाहिए। यानी कि पूरी दुनिया इतनी चिंतित हो रही है कोरोना की वैक्सीन के लिए, और आयुर्वेदा ये क्लेम करता है कि कोरोना को नष्ट करने के लिए आयुर्वेदा के पास उपाय हैं। तो आयुर्वेदा की ओर देखना होगा सरकार को। बिल्कुल है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि मुझे विश्व की चिंता नहीं है, मुझे चिंता यह है कि हमारे देश में हमारी सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है।
आज भी आयुर्वेद के डॉक्टरों को जो सरकारी लोग हैं या हमारा आयुष मंत्रालय है वो आज रिसर्च पे लगा दिया गया है। अरे आज हमें रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, आज हमें दवा की आवश्यकता है। अगर 6 महीने में कोई रिसर्च करके आयुर्वेद ये कह देता है कि हाँ ये मेडिसिन अच्छी है, तो हम क्या करेंगे 6 महीने बाद उस मेडिसिन का? हमें उस मेडिसिन की आज आवश्यकता है, और वो आज आवश्यकता हमारे पास मेडिसिन है। और ये मेडिसिन कोई ऐसी नहीं नई मेडिसिन की हम खिलाएं तो किसी को नुकसान ना कर दे, नई मेडिसिन है। अरे भाई यही मेडिसिन हम फ्लू में वायरस के अगेंस्ट हम इसको सदियों लाखों सालों से हम इसको यूज करते आए हैं। इसको यूज करने में नुकसान क्या? मुझे तो कोई ये बताए कि ये नुकसान हो जाएगा। फायदे की संभावना 99% है, नुकसान की संभावना 0% है। पता नहीं किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर अरोड़ा जी, आप इतनी कन्विक्शन के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पास दवाई है और उससे जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। क्या आपने अपने स्तर पर कोई कोशिश की सरकार तक ये बात पहुंचाने की? डोज कम करके देख रहे हैं। देखिए, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार वीडियो जारी कर चुका हूं, वीडियो रिलीज कर चुका हूं, और मुझे जन समुदाय का बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मेरे बनाए हुए काढ़े को आज लाखों लोग पी रहे हैं, तुलसी अर्क का प्रयोग कर रहे हैं, और दवाइयां भी लोगों ने घर में मंगानी शुरू कर दी हैं। लेकिन देखिए, एक इंडिविजुअल आदमी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो अपनी बात को उतने जितना जरूरी है विशालता से बात को जितना एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात रखने की जरूरत है, जन जन तक बात पहुंचाने की जरूरत है, वो शायद सरकार के लेवल पे ही संभव होगा। तो जी पंकज वत्स जी, आप कितना सहमत है? परमेश्वर अरोड़ा ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदा के पास वो दवाई है जिसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित हो रही है। जी, और मैं तो डायरेक्टर हरियाणा रहा हूँ, तो डायरेक्टर हरियाणा के लिए तो आयुर्वेद और होम्योपैथ और आयुष विभाग अलग से आता था, एलोपैथ अलग से होते थे, उन सभी का वो बनाना पड़ता था। और ऐसे ही भारत सरकार भी सभी को साथ लेके चल रही है। और इस समय जब पूरा विश्व इसके साथ जुड़ा तकलीफ में है, पूरा देश इससे तकलीफ में है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी भी पद्धति को नकारा जा सके। सभी पद्धतियों पर सरकार काम कर रही है। अभी आपने परमेश्वरी से पूछा था कि क्या उन्होंने सरकार के स्तर पे कुछ सूचना दी है या सरकार पर। देखिए, सरकार में भी बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, वहाँ पे डायरेक्टर आयुष भी है, एक पूरा विंग है आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा का भी, पूरे देश में भी पूरी मिनिस्ट्री है एक आयुष के नाम से। तो ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुखावत से बहुत कुछ बोल चुके हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है परमेश्वर अरोड़ा जी से कि ज्यादा शर्मनाक वाले शब्दों का कृपया इस्तेमाल ना करें। सभी को साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ना है। जहां तक टेस्टिंग की बात है, आयुर्वेदा को भी 120 मरीजों पर उन्होंने जो जिस दवाई के बारे में कह रहे हैं कि भी इस दवाई से ये एंटीवायरल है, तो 120 मरीजों पर उसको इस्तेमाल करने की परमिशन भी दी गई है। अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, तो अभी तक कोई भी तथ्य प्रूवन तथ्य तो हम नहीं कह सकते हैं। और आयुर्वेद और होम्योपैथ और अपना एलोपैथ में जो एलोपैथ वाले भी बहुत जगह बहुत तरह की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज प्रूवन नहीं हो जाती तब तक उसको कमर्शियल लेवल पर नहीं लिया जा सकता, और ना ही उसको इतने कमिटमेंट के साथ कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं मीटिंग ली थी, उसमें बताया गया कि 30 तरह की हिंदुस्तान में 30 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है। पूरे संसार में 150 वैक्सीन पर काम हो रहा है। दोहरा काम हो रहा है, एक तरफ वैक्सीन पे काम हो रहा है ताकि इन एडवांस में लोगों को लगाई जा सके, ताकि इसके संक्रमण से लोग बच सकें। और दूसरा है कि अगर संक्रमित हो गए हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाना है, इसलिए उसके बारे में काफी रिसर्च चल रही है। आयुर्वेदा की अभी उस लेवल की रिसर्च नहीं चल रही है। ये बिल्कुल वही सवाल तो परमेश्वर अरोड़ा पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतना विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा आयुर्वेदा पर, क्योंकि आयुर्वेदा का इतिहास काफी पुराना है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, पुराने समय की बात है। अब तो लोग महाभारत और रामायण भी देख रहे हैं। जब युद्ध होता था, घाव होते थे, तो लोग इस तरह का लेप लगाते थे और अगले दिन लड़ाई में जाके खड़े हो जाते थे। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आयुर्वेद जो है बहुत ही उच्च स्तर की पद्धति है, लेकिन जब तक इसको प्रूवन नहीं किया जा सकता तब तक इसके बारे में कहना काफी कठिन होता है। जहां तक ये उसको काढ़ा और बाकी सब चीजों का है और प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए चीजें हैं, उस सब के बारे में मैं भी
जब चैनल पे नहीं होते परमेश्वर अरोड़ा जी, तो उनके यहाँ पे मैं भी ये बात तुम कहता रहा हूँ। मैं खुद हल्दी का दूध पीता हूँ, मेरे घर में भी नहीं पंकज वत्स जी, रखा जाता है। पंकज वत्स जी, जिस दवाई की बात परमेश्वर अरोड़ा जी कर रहे हैं, क्या उस पर टेस्टिंग हो रही है? मुझे ये नहीं मालूम कि परमेश्वर अरोड़ा जी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो मुझे पता लगा है कि 120 मरीजों पर एक आयुर्वेदा की एक दवाई की परमिशन जो है वो ICMR ने दिया है कि उसके परिणाम आने बाकी हैं। क्योंकि जब ये इस तरह के परीक्षण किए जाते हैं तो उनकी परमिशन से ही इस तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं। तो अभी एक जगह मुझे मालूम है कि 120 मरीजों के लिए इसके की परमिशन दी गई है, उसके रिजल्ट आने बाकी है। परमेश्वर जी, पंकज वत्स जी तो कह रहे हैं कि आयुर्वेदा पर विश्वास किया जा रहा है, तरजीह दी जा रही है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आयुर्वेदा पर विश्वास नहीं है सरकार को? क्योंकि सरकार बार बार यही कहती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा में राज्य सरकार हो, वो भी यही कहती है कि सभी को साथ लेकर के चला जा रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आयुर्वेदा पर यकीन नहीं है? जो उसका इस समय रोल होना चाहिए था, उसमें वो एक प्रयास जो इस समय सरकार लेके चल रही है, आधा अधूरा प्रयास मुझे नजर आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे जो है बहुत चिंतित भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि हमारे पास देखिए ये कहा जा रहा है कि वायरल के अगेंस्ट, इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो रिसर्च में डाली जा रही है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देखिए अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में बहुत अंतर है। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में आज हमारी, पहले हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उठाया, वो एक एंटी मलेरियल ड्रग थी। हाँ, उसमें रिसर्च की आवश्यकता है कि क्या एंटी मलेरियल ड्रग इस समय कोरोना में भी मदद करेगी कि नहीं करेगी, ये रिसर्च का विषय है। लेकिन सब हम लोग ये मानते हैं कि कोरोना वायरस जो है फ्लू का वायरस है, और हमारे यहाँ प्रूवन एंटी फ्लू मेडिसिन हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है, और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिसिन है, उन मेडिसिन को हम लोग सफलता से चिकनगुनिया में, स्वाइन फ्लू में, इन सब में हम यूज कर चुके हैं, डेंगू में हम यूज करते हैं। तो आज मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बात तो आयुर्वेद को लेकर के ये जो रिसर्च का एक शब्द है, ये हटना चाहिए। फ्लू, ये कोरोना वायरस एक फ्लू का वायरस है, और प्रूवन एंटी फ्लू मेडिसिन का प्रयोग कराया जाना चाहिए। हम इस पे, अगर इसको हम इस समय रिसर्च में डालेंगे तो कब ये प्रूव होके आएगा कि रिसर्च जो है छोटा प्रोसेस नहीं है, रिसर्च बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इसको जो है आप ये कहें कि पहले रिसर्च होगा, तब तक तो हम पता नहीं कितनी जानें गंवा चुकेंगे, देश में कितनी आर्थिक क्षति हो चुकी होगी, विश्व कितना खत्म हो जाएगा। तो जो फ्लू की मेडिसिन है उससे तो कम से कम बिना आप रिसर्च के आप ट्रायल कराइए। और दूसरा ये कि मुझे इसलिए लगता है कि आधा अधूरा प्रयास हो रहा है। बिना रिसर्च के ट्रायल अगर कराया जाए और अगर उससे कुछ आपत्ति हो तो क्या उसकी जिम्मेदारी आयुर्वेदा लेगा? डाइट भी ठीक जाएगी ना सर आपकी। अरे आप कीर्ति जी एक बात समझिए कि ये मेडिसिन सेफ मेडिसिन हैं, ये हम किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रोज कम से कम 10-15 लोगों को ये मेडिसिन सालों से दे रहा हूँ, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं। किन मरीजों को? देखिए, किन मरीजों को? क्या कोरोना के कोई मरीज आपके पास आए? एंटी मलेरियल मेडिसिन का दिया जाना, देखिए हमें पहली बात तो कोरोना के पेशेंट तो छोड़िए, हमें ये डायरेक्शन है सरकार की तरफ से, यदि कोल्ड कफ का कोई पेशेंट आता है, गला दर्द का कोई पेशेंट आता है, तो उसे इमीडिएटली जो है आप सरकारी हॉस्पिटल में रिफर कर दीजिए। आपको मेडिसिन नहीं देनी, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो हम तो अपने यहाँ पेशेंट रख नहीं सकते। सो आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि पेशेंट को भी एक चॉइस नहीं दी जा रही है कि वो आयुर्वेद लेना चाहता है कि मॉडर्न लेना चाहता है, वो किस तरह की चिकित्सा लेना चाहता है। आज हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो ऐसे में जो फ्लू की मेडिसिन, मैं कहता हूं कि आप जो है ब्लैक जोन में तीर चला रहे हैं, और जो ग्रे जोन है उसमें तीर चलाने में आपको दिक्कत हो रही है। कि एटलीस्ट जो आयुर्वेद की मेडिसिन है वो एंटी फ्लू मेडिसिन है, आप एंटी मलेरियल मेडिसिन को ट्राई कर रहे हैं फ्लू के को काउंटर करने में, और फ्लू की जो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको आप ट्राई करने में तैयार नहीं है। ठीक है जी। इवन डॉक्टर्स को देना शुरू कर दी, क्या उस पर रिसर्च हुई? लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटीवायरल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनको देने में पहले रिसर्च की मांग की जाती है। इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती परमेश्वर अरोड़ा जी। अगर आप कह रहे हैं कि वाकई कोरोना को इन दवाइयों से मारा जा सकता है जो कि आयुर्वेदा के पास है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हम ये पूरी बात फैला रहे हैं कि ऐसी दवाइयां आपके पास हैं जिससे कोरोना महामारी मर सकती है। और कौन कौन से स्तर आपको लगते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये दवाइयां हैं जिनसे कोरोना महामारी खत्म हो सकती है?
देखिए कृति, ये सारी चीजें जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मेरे ख्याल से पिछले 30 दिन में मैं 20 दिन आपके साथ अटैच हुआ हूं हरियाणा न्यूज के साथ, और हमेशा हमने, और मैं यहाँ पे देखिए डॉक्टर पंकज वत्स जी का भी नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर गुप्ता भी हमेशा आए हैं, डॉक्टर राहुल हमेशा आए हैं, जो एलोपैथ को बिलोंग करते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से इस बात को एक्सेप्ट किया कि आयुर्वेद को साथ लेके चलना इस समय एक समझदारी होगी, क्योंकि ये काम करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है, मैं ये यहाँ पर एक नेशनल टीवी पे बैठ करके हरियाणा न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो सरकारी डिपार्टमेंट है, आयुष मंत्रालय है, वो मुझे हल्का पड़ता नजर आ रहा है। जनवरी में जिस महामारी की शुरुआत हुई, पहली गाइडलाइन आयुष से जो है मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आई, जबकि मेरे जैसा प्राइवेट डॉक्टर फरवरी में पूरी गाइडलाइन की आपको नाक में तेल लगाना है, गर्म पानी पीना है, हल्दी नमक के गरारे करने हैं, हल्दी नमक की भाप लेनी है, काला पीना है। मेरे जैसा प्राइवेट व्यक्ति जब फरवरी में एक गाइडलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर सकता है, तो आयुष मंत्रालय जहां पे केवल इस काम के लिए महामारी पे काम चल रहा है, उन्हें अप्रैल तक वेट क्यों करना पड़ा पहली गाइडलाइन जारी करने के लिए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा आयुष मंत्रालय सुस्ती कर रहा है। हमारा देखिए, जनता जो है उसको तो जो डायरेक्शन पहुंचाए जाएंगे वो काम करेगा, लेकिन आयुष मंत्रालय मुझे लगता है बहुत सुस्त है, उसको जो है तेज और एक्टिव होने की जरूरत है। पंकज वत्स जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि आयुष मंत्रालय सुस्त पड़ा हुआ है इस वक्त? अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने इसके लिए फंडिंग भी अवेलेबल कराई है, और उन्होंने आयुष के लोगों को स्पेशली कहा है कि वो इसको प्रमोट करें और इसको रिसर्च करें। देखिए कीर्ति जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा एलोपैथ भी किसी भी दवाई के बारे में जब तक उसके बहुत सारे स्तर पे रिसर्च नहीं होती, उसके ट्रायल्स नहीं होते, पहले एनिमल ट्रायल्स, फिर ह्यूमन ट्रायल्स, फिर कमर्शियल ट्रायल्स, तब तक उसको भी परमिशन नहीं दी जाती, चाहे कितने भी बड़े भी वैज्ञानिक हो। बिल्कुल किसी के भी क्लेम को सीधे सीधे लेना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के साथ दिया जाना है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। आईसीएमआर अपने आप तो प्रधानमंत्री जी ने, इस सरकार ने आने के बाद आयुष डिपार्टमेंट को एलोपैथिक डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, ताकि ये अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सके और बेहतरीन के साथ काम कर सके, और उसके साथ सामंजस्य रखने की बात भी की गई है। फंडिंग फाइनेंसिस भी सरकार ने पहुंचाए हैं, और उसके बाद ये सोचेगा कि सरकार रिसर्च नहीं कर सकती है। सरकार का काम रिसर्च करने का नहीं है, सरकार उसको ऑगमेंट कर सकती है। ये काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग करते हैं, संबंधित करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, डाबर, हमदर्द, बचपन से पैदा होने से सबसे हम सुनते नाम आ रहे हैं। फार्मा कंपनीज भी हैं, आयुर्वेद की फार्मा कंपनीज भी हैं, इसलिए उनको और बेहतर तरीके से मेहनत करके इसके बारे में और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये मैं सहमत नहीं हो सकता कि बगैर परीक्षण किए हुए और बगैर किसी प्रूफ के आप उसके साथ ये कहें कि बिल्कुल ये वक्त ऐसा है कि रिस्क नहीं ले सकते। परमेश्वर अरोड़ा जी, आपसे मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, लोग घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं इस महामारी के समय में, ऐसे में घरेलू हिंसा भी बहुत निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति पर असर पड़ रहा है लोगों की। क्या आयुर्वेदा के पास कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिससे लोगों को थोड़ा समझ आए कि किस तरह से अपनी मनोस्थिति पर काबू रखना चाहिए? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन खून के अंदर जो इकट्ठा हुआ है ना गंद, देखिए हमारा जो आयुर्वेद है इसमें युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, मतलब जब हम औषधि से चिकित्सा करते हैं तो उसको युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। एक होता है देव्यपाश्रय चिकित्सा, यानी कि विपदा में आप जो है, और तीसरी होती है सत्वाव्य चिकित्सा, यानी कि हम अपने मन को, अपने एक तरह से दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए हम मेडिटेशन करें, हम योग करें। तो आयुर्वेद तो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि तीनों तरफ आपको लेके जाता है कि जब भी विपदा बड़ी हो तो आपको देव्यपाश्रय चिकित्सा करनी है, यानी पूजा पाठ की तरफ मन को लगाना है, सत्वाव्य चिकित्सा करनी है, यानी मन पर नियंत्रण रखते हुए मेडिटेशन करना है, रिलैक्स करना है, एंड युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, यानी कि युक्ति लगाते हुए जो आवश्यक मेडिसिन हैं उनको लेना है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग घर पे जो है बैठ करके पूजा पाठ की तरफ लगाएंगे, लोग इस समय रामायण पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप सुबह दोपहर शाम 3 अपना टाइम बैठ करके सारे मंत्रोच्चारण करें, एक टाइम हवन करना शुरू करें, तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि ये सब एक्टिविटी, धार्मिक क्रियाएं करें। लेकिन देखिए, फिर यहाँ पे आप कहेंगे कीर्ति जी आज डॉक्टर अरोड़ा किस मूड में है, लेकिन लोग क्या
आज सरकार को अगर खोलने चाहिए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर खोलने चाहिए थे, मस्जिद खोलनी चाहिए थी, गुरुद्वारे खोलने चाहिए थे, लेकिन वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन शराब के ठेके खोल के दम को बढ़ाने वाली चीज को घर घर पहुंचा रहे हैं, तो सोशल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस क्यों नहीं बढ़ेगा? मुझे लगता है कि हमारी नीति, हमारी राह ही गलत है। और फिर उसके बाद अगर कुछ भी परिणाम हो तो उसके लिए मुझे लगता है किसी को दोष भी देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय मंदिर खुलने चाहिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाके भगवान के दरबार में बैठिए, आपका मन खुश होगा, घर में बैठिए, लेकिन शराब खोल दी जाती है। ठीक है, बहुत ही दुखद कंडीशन है कीर्ति जी, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, स्थिति बिल्कुल विपरीत तो बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर अरोड़ा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आयुर्वेदा के एमडी, और कह रहे हैं कि अगर योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं फर्क बहुत पड़ेगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, जो कि इस स्थिति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना के इस महामारी में सभी के लिए जंग बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि अब कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जो कि ग्रीन जोन हो। रेवाड़ी भी बचा हुआ था, लेकिन अब रेवाड़ी में भी इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। पंकज वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के आप पूर्व निदेशक रह चुके हैं। किस प्रकार इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा काम कर रही हैं? आपके पास कोई जानकारी, कितने डॉक्टर्स को कैसे पीपीई किट्स कितने जोन के हिसाब से मिल रही हैं? देखिए, हरियाणा में पीपी किट बनते भी हैं, दवाइयां बिक रही हैं, किट्स भी बन रही हैं हरियाणा में, तो इसलिए सप्लाई कोई बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जो है वो हरियाणा में, उन्होंने भी काफी सारे पीपी किट्स जो है वो दिए हैं। और जिस तरह का अभी तक कंट्रोल्ड हरियाणा में दिख रहा है, करीबन 650 के करीब मरीज हैं, कुछ और टेस्टिंग है, और पीरियड काफी लंबा चौड़ा हुआ है। यानी जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 50% के करीब ही बचे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो मटेरियल है सफिशिएंट है, और सभी जिलों को इसके लिए तैयार किया गया है। वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, और जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक्वायर किया जा रहा है। अभी गुड़गांव में 6 हॉस्पिटल्स को जो है वो अधिकृत किया गया है, कोरोना के जरूरत पड़ने पर कोरोना के मरीजों को वहां भी इलाज कराने के लिए। उनकी बिल्डिंग को स्टाफ सहित जो है वो सरकार ने अधिकृत किया है। तो सरकार में हर तरह के प्रयास जो है वो जारी हैं। किस्मत से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के वे साहब, वही होम मिनिस्टर भी हैं, इसलिए पुलिस का और डॉक्टरी का दोनों का तालमेल, समन्वय जो है वो बहुत बेहतर है। इस समय आप देख रहे हैं कि जो ट्रेसिंग है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, वो बहुत बढ़िया हो रही है। इसमें इन दोनों महकमों का के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, लॉकडाउन को इफेक्टिव करना, और अभी बॉर्डर्स को जैसे सील किया जाना है, तो एक ही मिनिस्टर के पास दोनों विभाग होने के नाते काफी समन्वय बना हुआ है, और उसका फायदा जो है वो प्रदेश की सरकार को भी मिला है। कि अभी आप देख रहे हैं कि आसपास की डिस्ट्रिक्टों में 10-10 गुना, 4-4 गुना, 6-6 गुना, 8-8 गुना हमारे ज्यादा मरीज हैं, लेकिन अभी तक बचे हैं। और अभी तक हमारा जो संक्रमण में माना जाए तो 4 जिले ही जो आसपास के जिले हैं वो ज्यादा संक्रमित हैं। बाकी जगह पर देखेंगे कहीं 2 हैं, कोई 4 केसेज हैं, कहीं 8 केसेज हैं, लेकिन वो सब सुरक्षित है। पंकज वत्स जी, क्योंकि लॉकडाउन के समय में प्रवासी मजदूर भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपने घर तक पहुंचे, और ऐसे में हरियाणा सरकार मुहिम भी उठा रही है उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये मुहिम सही है प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की? क्योंकि देखा जाए, अगर ये कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाता है तो अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाने में काफी समय लगेगा, बजाय कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर ना भेजा जाए और उन्हें यहीं पर काम दिया जाए, इस तरह का आश्वासन दिया जाए ताकि इस संकट से बचा जाए। क्योंकि कई देश ऐसे भी है जहां पर प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है ताकि वो अपनी जगह से हिले ना और खतरा ना बढ़े। देखिए, इस समय जो है कीर्ति जी, मैं इस बात से, काफी सारे लोग इस बारे में कह रहे हैं, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 40 दिन का लंबा लॉकडाउन पीरियड था, और ये जो आपके जितने भी वक्ता जो हैं या सरकार के जो इस तरह का फैसला करने वाले लोग हैं, वो ऐसी पोजीशन में है कि वो उनका दर्द नहीं देख पा रहे, जो दर्द ये मजदूर अपने सीने में समाये बैठे हैं।
इस समय बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आप और हम भी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस कब हमें आके संक्रमित कर ले, इसके बारे में हर आदमी इनसिक्योर महसूस कर रहा है। और ये जो मजदूर हैं ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि का स्थान अगर आप देखेंगे, इनके जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का स्थान देखेंगे, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। गुड़गांव जैसे एरिया में एक एक बिल्डिंग के अंदर 800-800, 1000-1000 लोग रहते हैं और सिर्फ 2 या 4 या 5 बाथरूम ही शेयर करने को मिलता है। इसी तरीके से जहाँ काम भी करते हैं वहाँ भी इस तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। तो इनको जबरदस्ती रोकना जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, ये बल्कि ऐसे वक्त में, जो क्राइसिस के समय में, अगर सरकार इनको इज्जत के साथ सहयोग कर रही है तो इसका फायदा ये होगा कि जब स्थिति ठीक होगी तो ये वापस आएंगे। अगर सरकार इस तरह का व्यवहार भी नहीं करेंगी तो उसके बाद सरकार पर से भी भरोसा, हरियाणा की जनता पर से भी भरोसा इन लोगों का उतरेगा और वो दोबारा आने से कतराएंगे। इसलिए उनको अगर इनके घर भेजा जा रहा है तो ये कोई अच्छा काम है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति भी देखिएगा। आप ये सोचिएगा कि सरकार को ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे रेल की पटरियों के सहारे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। गांव खेतों में से होते होते कई 100 किलोमीटर होकर अन्य पर पहुंच रहे हैं। तो ये उचित सरकार जो कदम उठा रही है उचित उठा रही है, लेकिन ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे इन्होंने तबलीगियों को, हरियाणा सरकार ने अभी 800-850 तबलीगी लोगों को सर्टिफिकेट देकर कि उनको कोरोना नहीं है, उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है, उसी तरीके से इन मजदूरों को भी उनकी जांच की जाए और जांच की उनको सर्टिफिकेट दिए जाए कि वो या तो ये ठीक होकर जा रहे हैं या ये जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, पंकज वत्स जी आप हमारे साथ बने रहिए। फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजा पटेल, हमारे संवाददाता। राजा, क्योंकि फरीदाबाद में भी तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा संतोषजनक नहीं है, लोग वहां पर बेकाबू हो रहे हैं और फरीदाबाद में आंकड़े भी ज्यादा हैं। इस वक्त की तस्वीर को बयां करें। जी बिल्कुल, देखिए कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में लगातार जो कोरोना की मरीज हैं उनका इजाफा कहीं ना कहीं होता जा रहा है। आज जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो 88 पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से फरीदाबाद की तमाम सीमाएं सील की गई थी, चाहे बदरपुर बॉर्डर की बात करें, नोएडा रूट की बात करें, गुरुग्राम रूट की बात करें, पर जो रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने अंदाजा लगा रखा था उसका मिला नहीं है। अंदर ही, फरीदाबाद के अंदर ही नए ऐसे जो कहीं ना कहीं एरिया है जहां से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे उसके बाद 8 कंटेनमेंट जोन और ऐड कर दिए गए, तो टोटल 20 ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जहां से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फरीदाबाद में हल्की ढील दी गई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं प्रशासन भुगतता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर फरीदाबाद की मंडियों की बात करें, फरीदाबाद की मार्केटों की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन साफ तौर पर दुकानदारों की बात करें या फिर लोगों की बात करें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, क्या आप बात कर पाए हैं उन लोगों से जो कि घर से बाहर निकले हैं बिना किसी वजह से, जिन्हें देख करके आपको प्रतीत होता है कि बिना वजह निकले हैं और वो आपसे बात करने के लिए राजी हैं? जी बिल्कुल, देखिए कितनी मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त हम कहना कि मार्केट में खड़े हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। फल फ्रूट की रेडियां हैं यहाँ पर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर कैसे हैं। और एक भी पुलिस का जवान यहाँ पर पूरी मार्केट में कहीं नजर नहीं आ रहा। PCR राइडर्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। कई ऐसे लोग जो हमें मिले, हमने पहले ही बात की थी कि उन्होंने बिना मास्क के कहीं ना कहीं यहाँ घर से बाहर निकले थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी देखिए कितनी भीड़ इस मार्केट में, साइकिल की बात करें, बाइक्स की बात करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम इस जानकारी के लिए। पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वत्स जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, फरीदाबाद की तस्वीर आप खुद सुन रहे होंगे कि वहां पर PCR नहीं है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या इस स्थिति में ऐसा लाजमी लगता है कि लोगों को ऐसे घूमना चाहिए? और पुलिस की भी PCR का सही जगह पर ना होना, ये कितना सही लगता है आपको? देखिए, एक बात मानने की जरूरत है कि कोरोना वायरस जो है वो ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना मेल फीमेल का देखता है, ना उम्र का देखता है, ना ही वो स्थान का देखता है। जिलों में नहीं बटा हुआ है, ना प्रदेशों में बटा हुआ है, ना देशों में बटा हुआ है। उसके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है और अगर इंसान लापरवाही करेगा तो तुरंत उसको संक्रमित करेगा। ये उसका धर्म है, ये वायरस का अपना धर्म है। और इंसान का अपना धर्म क्या है कि उसको हर कीमत वायरस से बचना है। अब ये सोचना समझना
कि पीसीआर की वैन आएगी तभी वो मास्क लगाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, ये प्रैक्टिकली 130 करोड़ की जनता में संभव ही नहीं है। सरकार ने 40 दिन तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने के बाद ये संदेश जो है वो जनता तक पहुंचा दिया है कि उनको कैसे रहना चाहिए। उनको जैसे लॉकडाउन में रहते थे, अभी भी लॉकडाउन उनके लिए नहीं खुला है। लॉकडाउन केवल खुला है कुछ एक्टिविटीज के लिए, यानी आपके यहाँ पे बिजली का पंखा नहीं चल रहा था, मजबूरी है, गर्मी हो गई है, तो आपको जाना है बिजली का पंखा ठीक कराने के लिए। लेकिन अगर आपका एसी खराब है तो जरूरी नहीं है, तो अभी पंखे के बगैर रहना मुश्किल है, एसी के बगैर आप रह सकेंगे। तो आपको ये अब डिफाइन करना पड़ेगा, आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि आपकी जरूरतें किसके लिए आपको बाहर निकलना है। अगर नहीं निकलना है तो जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकले ही निकलेंगे। अभी मतलब ये आपको फैसला करना होगा कि दुकानें खुल गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचे कि मैं कैसे जाऊं दुकान पर और क्या चीज खरीद के लाऊं। ये लोगों के को अभी भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रहना है। ये वायरस जो है ये आपकी लापरवाही की सजा आपको तुरंत देगा, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये सही भी है, जिस सुविधा के लिए आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर उन्हीं दुकान पर उन्हीं चीजों के साथ वो वायरस चिपक कर आ जाए तो फिर उसका भी कोई दोषी नहीं होगा, स्वयं आप ही उसके दोषी होंगे। बिल्कुल कीर्ति जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इस समय सरकार ने भी ये कर दिया है, ये लॉकडाउन खोल के अभी पार्शियल लॉकडाउन खोला है, रिलैक्सेशन दी हैं और ग्रीन जोन में तो पूरी रिलैक्सेशन दे दी हैं। तो ये सरकार ये देख रही है कि कहाँ के लोग तैयार हैं। अब आप देखिएगा, अगर आप टॉप के 4-5 प्रदेशों को देखेंगे तो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं वहां पर गलती हुई, उसकी सजा मिल रही है, हजारों सैकड़ों मौतें हो रही हैं और करीबन 20,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। बिल्कुल, और ये चिंताजनक आंकड़ा है, इस पर ध्यान देना होगा जनता को और इस पर थोड़ी सी चिंता खुद भी उन्हें व्यक्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे संवाददाता उकलाना से जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू, उकलाना की भी तस्वीर हमें दिखाइए कि वहां पर इस वक्त लोग किस दशा में है। आप सुन पा रहे हैं मुझे अनूप कुंडू? जी, उकलाना की तस्वीर एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को कि उकलाना में लोगों की दशा क्या है, क्या लोग मान रहे हैं? क्योंकि इतने दिनों से हम भी लगातार बता रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं। क्या इस तरह के संदेश को सुनने के बाद लोग अब अपने घरों पर हैं या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं कीर्ति जी, आप उकलाना की तस्वीर देख सकते हैं। पूरे बाजार यहाँ पर खुले हुए हैं, लोगों का आवागमन बहुत यहाँ पर है और सुबह से लेकर स्टैंड यहाँ पर नहीं रखा जाता। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में ढील दी गई है, कहीं न कहीं वो ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। आज के दिन बाजारों में बड़ी चहल पहल नजर आती है और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की जो बातें की जाती थी वो यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और वहां पर पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था है? क्या पुलिस वहां पर मौजूद है? क्योंकि सब्जी मंडियों में भी इसी तरह के हाल नजर आ रहे हैं। मेन हॉटस्पॉट भी कई जगह पर सब्जी मंडी ही बताई जाती हैं। सब्जी मंडी की बात करें या आम बाजारों की करें या जहां पर भी गेहूं की खरीद है और अन्य चाहे वो किराना की दुकानों, मेडिकल स्टोरों, हर जगह लोगों की भीड़ लगी है। पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन लोगों के पास एक बहाना होता है कि वो किसी न किसी काम से बाजार में गए हुए, चाहे दवाई का बहाना हो, चाहे किराने के सामान का बहाना हो या किसी और प्रकार से, लेकिन लोग बाजारों में आने से बाज नहीं आ रहे हैं। और पुलिस भी अब कुछ भी करने को लेकर के एक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस की गश्त जरूर समय समय पर होती रहती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ पर देखी नहीं जा सकती। ठीक है अनूप, क्या आपने वहां पर सरकार के स्तर पर कोई कोशिश देखी कि जागरूकता फैलाई जाए कि लोग अपने घरों पर रहें? क्योंकि मीडिया चैनल्स तो लगातार ये बार बार दिखा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि घर पर रहें लोग। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज भी इस बार अपील कर रहा है और सरकार द्वारा भी इस प्रकार के अभियान चलाए गए हैं। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों के सैंपल भी लिए गए थे, 40 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन बावजूद उसके कि ये लोग ये नहीं मानते कि उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए या जब तक अति आवश्यक ना हो वो घरों से बाहर ना निकले। इस प्रकार की जो है अनियमितताएं यहाँ पर बहुत देखने को मिल रही है। ठीक है अनूप, क्या आप किसी अस्पताल में भी गए उकलाना के? वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं?
बिल्कुल उकलाना का जो सामुदायिक विकास केंद्र है वहाँ पर भी हम गए और हिसार का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी गए। वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, सारी चीजें व्यवस्थित है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ हिसार में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस थे, जिसमें से एक अभी एक्टिव है, उसको देखते हुए प्रबंध तो सारे किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो जरूरत है वो लोगों को जागरूक करने की है। और ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुंडू तमाम इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार फील्ड पर रह करके जानकारियां जुटा रहे हैं ताकि आप तक पहुंचे सारी जानकारी। कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ में अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी लोग घर पर रहिए, क्योंकि एकांत देहांत से बेहतर एकांत है और अगर आप घर पर रहेंगे तो आप इस महामारी से बच पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी भयावह है। लगातार डॉक्टर्स, मीडिया चैनल्स बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आप लोगों को ये समझना होगा, अपने बच्चों के लिए समझना होगा, अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके लिए समझना होगा, घरों पर रहना होगा। क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर शाम होते ही कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि निकल जाते हैं घर से बाहर, जो कि माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं। ये सब कुछ गलत है। लोगों को समझना होगा कि इस महामारी में घर पर रहना ही बेहतर है और ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना योद्धा जो हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं मैदान में, और उनके लिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए घर पर रहना होगा। क्योंकि इतने संसाधन हमारे पास नहीं है कि जब ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ेगी तो इसे बेहतर तरीके से संभाल लिया जाए। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस सिचुएशन को संभाला जाए, घर पर रहा जाए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही घर से बाहर निकला जाए। हमारे साथ पंकज वत्स जी जुड़े हुए थे, तब वो भी कह रहे थे कि अगर आपका पंखा खराब होता है तो ही आप बाहर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका एसी खराब होगा तो भी आप बाहर जाएंगे, आप पंखे में रह सकते हैं। तो इस तरह की कई और एग्जाम्पल्स हैं जिनको लेकर के अगर आपको लगता है कि ये चीज चल सकती है तो उसको चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आपको घर से बाहर जाना चाहिए। ये जो जंग है सभी की जंग है और ये चिंताजनक स्थिति है कि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और ऐसे में बार बार अपील यही की जाती है कि घर पर रहा जाए। मरीजों का आंकड़ा अब 59,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में एम्स के डॉक्टर गुलेरिया भी ये कहते हैं कि आने वाला जो महीना होगा, जून जुलाई जो होगा, उसमें जो रेट्स होंगे वो काफी ज्यादा ऊपर जाएंगे, केसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे और भयावह स्थिति बनने वाली है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सिर्फ 8 दिन में अगर मरीज दोगुना हो रहे हैं तो ये भी एक चिंता की स्थिति है। भरत साबरी कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत साबरी, कुरुक्षेत्र में किस तरह से लोग इस जंग में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? देखिए, अगर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो फिलहाल हम जो हैं अभी कुरुक्षेत्र शहर की जो मेन सड़क है उस पर हैं। देखिए, आवाजाही जो है लोगों की वो अब शुरू हो चुकी है। हालांकि पिछले 4 या 5 दिन से प्रशासन जो है वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कभी टाइम चेंज कर देते हैं, कभी साइड चेंज कर देते हैं, फिर कभी अभी ऑड इवन और राइट लेफ्ट फॉर्मूले का जो है प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है। और अगर बात करें लोगों की भागीदारी की तो देखिए, आप एक बात समझ सकते हैं कि जब इतने लंबे समय के बाद किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है तो उसकी कई जरूरत के सामान ऐसे होंगे जो उसे इकट्ठे करने होंगे। और दूसरा, कोरोना को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं भय है। तो वो उसको लेकर भी जरूरत से ज्यादा जो है खरीदारी भी कर रहे हैं और डर जो है वो लोगों पर हावी है। तो कुल मिलाकर लोगों को अब तक ये समझ नहीं आया है कि ये लॉकडाउन रुकेगा, बढ़ेगा, चलेगा। और जिस तरह से कोरोना के केस एकदम से डबल हुए हैं उनसे जो है दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। भरत साबरी, क्योंकि जानकारी आप दे रहे हैं कि प्रशासन के तौर पर भी बार बार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कई बदलाव समय समय पर किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही होगी, विशेषकर दुकानदारों को, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आज ऑड दुकान खोलनी है, आज इवन दुकान खोलनी है, आज राइट दुकान खोलनी है, लेफ्ट दुकान खोलनी है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। जी जी, देखिए, बिल्कुल दुकानदारों को भी कंफ्यूजन है और जो साथ जो खरीदार है उनके लिए भी कंफ्यूजन है। हालांकि प्रशासन जो है उसने अपनी तरफ से मार्किंग की है, सड़कों पर लेफ्ट और राइट के जो निशान हैं वो बनाए गए हैं। पर फिर भी अगर हर रोज देखिए आप
सुबह किसी और ऑर्डर को पास करता है प्रशासन और शाम को उसमें बदलाव कर दिया जाता है। देखिए जैसे अगर बात करें कल जो है समय सुबह 9 से 2 का था और आज समय जो है 7 से 5 का कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ग्राहकों के बीच में कंफ्यूजन है और अगर कोरोना से सरकार को और प्रशासन को लड़ना है तो उन्हें एक जो प्लानिंग बनानी होगी और प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी और उससे जो समाज से जुड़े लोग हैं उनको भी उस प्लानिंग में शामिल करना होगा, तभी ये चीजें जो है वो सफल हो पाएंगी। भरत साबरी, क्योंकि शराब के ठेके भी चिंता का सबब बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हाल है? क्या लोग उतावले हो रहे हैं, शराब के ठेकों पर उसी मात्रा में पहुंच रहे हैं जो कि पहले दिन की तस्वीर थी? देखिए अगर बात करें शराब के मामलों की तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो है उसे ड्राई एरिया घोषित किया गया है और यहाँ शराब को लेकर इतनी हाय तौबा नहीं मची, क्योंकि जो भी यहाँ शराब के ठेके हैं वो जो रिहायशी एरिया है वो उनसे बाहर है, तो इसलिए इतनी समस्या यहाँ शराब के ठेकों के खुलने से नहीं पैदा हुई। पर अगर बिक्री की बात करें तो बिक्री लगातार एकदम ठेके खुलने के बाद वो बढ़ी है। और देखिए जिस तरह से हरियाणा में लगातार एक मुद्दा और छाया हुआ है कि कई करोड़ों की जो शराब है वो गायब हो गई है, तो लॉकडाउन के दौरान भी कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से शराब बिकी है। तो इसको लेकर भी आप मान सकते हैं कि शराब के जो ठेके हैं उन पर धर्मनगरी के क्षेत्र में अभी प्रेशर कम है। फिलहाल भीड़ उतनी नहीं है जितनी की संभावना जताई जा रही थी या जितनी बड़ी बड़ी बातें शराब के ठेके खुलने के बाद भीड़ लगने की जा रही थी। फिलहाल की स्थिति में क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या कुछ दशा है कुरुक्षेत्र में? अगर बात करें क्वारंटाइन सेंटर्स की तो देखिए सिविल हॉस्पिटल जो है वो वहाँ क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है और आदेश हॉस्पिटल है शाहबाद के पास मोड़ी गांव में उसे स्पेशली कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। पर फिलहाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर एक जो पॉजिटिव केस था शाहबाद से सामने आया था जिसका अभी चंडीगढ़ इलाज चल रहा है और उसको लेकर के कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। आसपास के लोगों के सैंपल लिए गए थे। देखिए गनीमत ये रही कि जिन लोगों के सैंपल्स लिए गए थे वो सैंपल जो है नेगेटिव है। तो हाल फिलहाल हम कह सकते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है अभी उन लोगों पर प्रशासन ज्यादा ध्यान दे रहा है जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, जिनको चेतावनी दी गई है कि वो लोग जो है लोगों के बीच में न जाएं या अपने घरों में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भरत साबरी तमाम इस जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर के सभी जंग इस वक्त लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग सिर्फ आपकी अपनी नहीं है बल्कि अपने परिवार की, अपने समाज की और पूरे देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उस जिम्मेदारी को आपको जरूर निभाना चाहिए, तभी हम इस महामारी पर जीत हासिल कर सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।